हेलो बच्चों, देखो आज अपन जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है रे ऑप्टिक्स, है ना। पहले रे ऑप्टिक्स के पहले मैं आप लोगों को ऑप्टिक्स के बारे में बताऊंगा कि जो 12th की सेकंड यूनिट है, या आप ऐसे कह सकते हो जो 12th की सेकंड बुक है, उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ें हैं जो वो सबसे अलग रखती है अपने आप को। एक्चुअल के अंदर अगर अपन उसमें देखें तो 12th की जो सेकंड बुक है उसके अंदर बेसिकली 3 चैप्टर्स हैं। वो 3 चैप्टर कौन कौन से हैं बच्चों? पहला चैप्टर अपन पढ़ेंगे रे ऑप्टिक्स, फिर दूसरा चैप्टर अपन पढ़ेंगे वे ऑप्टिक्स, और तीसरे चैप्टर में भले ही उसके अंदर 5 टॉपिक हो पर वो सब मिलके एक क्या बन जाता है, मॉडर्न फिजिक्स। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले तो अपन देखते हैं कि ऑप्टिक्स है क्या। ऑप्टिक्स का मतलब क्या हो गया, जैसे आप ऐसे समझ लो, जब ये सारी चीज़ देखी गई, लाइट वगैरह के बारे में चर्चा की गई, तो सभी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। ठीक है, सभी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी दी। तो फिर जब अपन बात करें कि किस किस की सबसे पहले शुरुआत हुई थ्योरी की, तो सबसे पहले थ्योरी आई थी, ऑब्वियस सी बात है, फिजिक्स के अंदर अगर किसी की थ्योरी नहीं होती तो सबसे पहले किसकी थ्योरी होती है? न्यूटन की। तो न्यूटन जी ने बताया कि लाइट जो है, देखो न्यूटन को हर चीज जो थी वो पार्टिकल की फॉर्म में दिखती थी। मतलब उसको तो ये था कि काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल, उसको फेंका, सारी चीजें वैसी ही दिखती थी, है ना। तो उसने अपनी थ्योरी दी कौन सी? कॉर्पस्कुलर वाली। उसने ये कहा कि लाइट जो होती है वो कंसिस्ट होती है किससे? स्मॉल पार्टिकल्स से। लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो बहुत हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनको बोला जाता है कॉर्पस्कुलर। ठीक है, तो उसने ये बोला कि लाइट जो होती है वो छोटे छोटे हाई एनर्जेटिक पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है, जिसे कॉर्पस्कुलर बोला जाता है। और वो कॉर्पस्कुलर जो होते हैं बहुत हाई स्पीड से शूट हो रहे होते हैं। ठीक, अब उससे पूछा गया भाई अलग अलग कलर किस वजह से होता है, तो उसने कहा भाई अलग अलग कलर जो होता है उसके पीछे जो रीजन है वो है उनका डिफरेंट साइज का पाया जाना। ठीक है, फिर उससे कहा गया कि बताओ भाई अपन ये लाइट के ऐसे ऐसे फिनोमिना देखते हैं, इनको आपकी थ्योरी से समझाओ। तो उसने कुछ पार्ट ऑफ जो लाइट के फिनोमिना थे वो तो समझा पाया, पर बाकी कुछ पार्ट वो बिल्कुल भी नहीं समझा पाया, जिसे अपन कह सकते हैं इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन। ऐसे जो फिनोमिना थे वो कॉर्पस्कुलर थ्योरी बिल्कुल भी समझा नहीं पाई। ठीक है, तो जब कॉर्पस्कुलर से ये चीज प्रूव नहीं हो पाई तो फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर उसके बाद आया हाइजीन। देखो हाइजीनबर्ग अलग है, हाइजीन अलग है। हाइजीन साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि देखो कि लाइट जो होती है ना, उसने बताया कि लाइट जो होती है वो वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। लाइट किसकी फॉर्म में एग्जिस्ट करती है? वेव की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। उसने कहा कि ये जो होती है वो ल्यूमिनस ईथर के फॉर्म में होती है, जिसकी वजह से वेव जो लाइट होती है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करती है, और वो जो वेव होती है वो कितनी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड से चलती है, और वो मीडियम इंडिपेंडेंट होती है। उसका मतलब उसका कोई मीडियम से लेना देना नहीं है। फिर उसने अपनी थ्योरी से जब उससे कहा गया कि आप समझाओ कि आप क्या क्या इसमें फिनोमिना आप समझा सकते हो, तो उसने डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन और इधर से इंटरफेरेंस और रिफ्लेक्शन ऐसे फिनोमिना उसने समझा दिए। पर जब बात आई कि 7 कलर्स में स्प्लिटिंग, ये सारी चीज, उससे अगर पूछा गया कि भाई अलग अलग कलर जो होते हैं लाइट के वो किस वजह से होते हैं, तो उसने कहा कि ये जो वेवलेंथ होती है वो अलग अलग होती है। बिल्कुल सही बात है, पर जब समझाने की बात आई कि 7 कलर्स में स्प्लिटिंग जो हो जाती है वो क्यों होती है, तो वो वहां पे नहीं समझा पाया। ठीक है, तो पहला वाला जो चैप्टर है कॉर्पस्कुलर, मतलब पहली जो थ्योरी थी न्यूटन्स की कॉर्पस्कुलर, वो तो अपन ये समझ लो रे ऑप्टिक्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पार्टिकल थ्योरी जो है वो अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं? रे ऑप्टिक्स के अंदर। मतलब रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन जैसे जितने भी फिनोमिना हैं, जो भी इस पे इंस्ट्रूमेंट बेस्ड है, वो सारी चीजें किस पे आने वाली? फर्स्ट वाली थ्योरी पे। फिर सेकंड वाली थ्योरी कौन सी? हाइजीन वाली, जिसके अंदर उसने माना था कि जो लाइट है वो किससे बनी होती है? वेव से। तो अपन सेकंड चैप्टर भी पढ़ेंगे वे ऑप्टिक्स। फिर उसके बाद तीसरा साइंटिस्ट आया, कौन? डी ब्रॉगली। डी ब्रॉगली ने बताया कि देखो ना तो तुम सही ना तुम सही। मतलब उसने ये कहा कि लाइट का सिंगल नेचर होना पॉसिबल नहीं है। तो उससे पूछा गया भैया ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि देखो आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मानते हो? उन सबने कहा कि हाँ भाई मानते हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप मानते हो तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या कहते हो कि लाइट आती है फोटॉन्स की फॉर्म में,
या लाइट टकराती है और अपनी एनर्जी ट्रांसफर करती है किसको, इलेक्ट्रॉन को। अब अगर आप लाइट को वेव मानोगे, है ना, या अगर आप पार्टिकल मानोगे तो आप क्या कहते हो कि वहां से पार्टिकल्स की एनर्जी mc² होती है, और जब वो वहां से लाइट निकलती तो आप उसको hc/λ के इक्वल कर देते हो। पहले वाली एनर्जी तो थी काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, बाद वाली एनर्जी जो है वो एनर्जी ऑफ वेव है। आप दोनों को एक साथ इक्वेट कैसे कर सकते हो? ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट का क्या हो, ड्यूअल नेचर एग्जिस्ट करता हो। तो उसने ये बताया कुछ फिनोमिनास के अंदर लाइट पार्टिकल की तरफ बिहेव करती है और कुछ फिनोमिनास के अंदर लाइट वेव की तरफ फॉलो करती है। और उसने ये भी बोली कि किसी भी अगर अपन लाइट के लिए बात करें तो लाइट का सिंगल नेचर होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप सिंगल नेचर पे जाओगे तो लाइट के सारे फिनोमिना को आप वहां पे नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये जो ड्यूअल नेचर है वो फिर अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा मॉडर्न फिजिक्स का, जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सरे वगैरह अपन ये सब उसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब अपन चर्चा करते हैं कि सर ये ऑप्टिक्स वाला कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप अगर देखोगे तो हर साल मिनिमम एक क्वेश्चन तो आपको किससे, ऑप्टिक्स से मिलेगा ही। सोचो रे ऑप्टिक्स से एक क्वेश्चन फिक्स आना, वेव ऑप्टिक्स से भी एक क्वेश्चन फिक्स आना। मॉडर्न फिजिक्स से तो चलो मैं आपको बताऊंगा वो तो बहुत ही ज्यादा वेटेज वाली है। मॉडर्न फिजिक्स इस वजह से क्योंकि अभी भी ट्रेंड जो चल रहा है वो किसका चल रहा है, मॉडर्न फिजिक्स का चल रहा है। तो ये जो यूनिट आने वाली है, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कनेक्टेड यूनिट है, पर ये है कि रे ऑप्टिक्स अगर आप शुरुआत से पढ़ रहे हो लास्ट तक चलोगे तो इसके अंदर क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। बस आपको इमेज फॉर्मेशन का ध्यान में रखना है और प्लस माइनस साइन का ध्यान में रखना है, किसे पॉजिटिव किसे नेगेटिव लेना है वो ध्यान में रखना है, कैलकुलेशन सही रखनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है इसके अंदर अपने बेसिक्स स्ट्रांग रखने हैं, क्योंकि क्या होता है जब मल्टी इमेज फॉर्मेशन आता है बच्चों तो ज्यादातर बच्चे वहीं गलतियां कर देते हैं प्लस माइनस साइन के अंदर, जिसकी वजह से वो इतनी मेहनत करते हैं, पूरा क्वेश्चन लास्ट तक सॉल्व करते हैं और उनका करेक्ट आंसर नहीं आ पाता या फिर वो गलत कर देते हैं। तो प्लस माइनस साइन ही इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग पहले 10th में पढ़ चुके हो। इसके अंदर मिरर फॉर्मूला और इधर से आपने लेंस फॉर्मूला ये सब पढ़े हुए हैं, तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो अपने इसमें काम आने वाली। तो प्लीज सभी बच्चे इसका इंटरेस्ट बनाए रखें, अच्छे से इस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग रखें, बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं उनको आप लोग बनाए रखना। अदरवाइज क्या होगा, अगर आप लोग बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, अभी मैं कुछ बेसिक चीजें आप लोगों को बताऊंगा जो हर बच्चे को पता नहीं होती है, ठीक है। फिर दूसरा चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स सेम वैसा ही है जैसा बच्चों मैंने साउंड वेव वगैरह में आप लोगों को पढ़ाया था। वहाँ इंटरफेरेंस वाली चीजें मैंने आप लोगों को पहले भी बता रखी है कि दो वेव जब एक दूसरे से टकराती है तो कहीं पे एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है, कहीं पे कम हो जाता है, वो सारी चीजें उसके अंदर है। बस इसमें 3 एक्सपेरिमेंट है वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स तो बच्चों आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर इनडायरेक्ट फॉर्म में बहुत सी जगह पे पढ़ा हुआ है। मतलब ये समझ लो मॉडर्न फिजिक्स का 65% पार्ट तो आपको केमिस्ट्री वाले ही पढ़ा देते हैं, जो 30% पार्ट, ये भी मैंने बहुत ज़्यादा बोला है, 30% पार्ट ही रहता है जो फिजिक्स में थोड़ा डिफर करता है। और मॉडर्न फिजिक्स के अंदर अब देखो ये तीनों चैप्टर फॉर्मूला बेस्ड है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपस में इंटरकनेक्टेड है। इंटरकनेक्टेड इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि क्योंकि तीनों ही अलग अलग थ्योरी पे बेस्ड है। कनेक्टेड तो वो होते हैं जो एक ही थ्योरी पे चल रहे होते हैं। रे ऑप्टिक्स पूरा पार्टिकल थ्योरी पे बेस्ड है, वेव ऑप्टिक्स जो है वो पूरा वेव थ्योरी पे बेस्ड है, और ड्यूअल नेचर या मॉडर्न फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो लाइट की ड्यूअल नेचर पे बेस्ड है। तो ये तीनों चीजें फॉर्मूला बेस्ड है। और अगर आप इन तीनों चैप्टर्स का अगर आप वेटेज की तरफ जाओगे तो आप देखोगे एटलीस्ट जेईई मेंस के अंदर 7 से 8 यानी 33% ऑलमोस्ट वेटेज किसका रहता है, इसी का, इन 3 चैप्टर्स का, ठीक है। तो होपफुली आप सभी इन चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ोगे, स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है। तो अब अपन ऑप्टिक्स के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ऑप्टिक्स के अंदर पहला जो थ्योरी ऑफ लाइट है वो कौन सी थी? पहली थ्योरी ऑफ लाइट थी न्यूटन्स पार्टिकल थ्योरी, ठीक है। तो अपन फर्स्ट थ्योरी के बारे में लिखते हैं, न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट। न्यूटन्स थ्योरी ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू हिम, ये मैं सब इसलिए लिखा रहा हूं बच्चों ताकि आप लोगों को चीजें बिल्कुल बेसिक से पता हो। लाइट कंसिस्ट ऑफ
light consists of small energy particles called as corpuscular, which travel at very high speed and shoot by luminous ऑब्जेक्ट, जो ब्राइट ऑब्जेक्ट होते हैं उनकी तरफ से ये शूट हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर दिस थ्योरी एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, straight line motion, velocity greater in rarer medium than lesser in denser medium, but fail to explain interference of light, diffraction और पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। तो पहली थ्योरी जो थी बच्चों वो कौन सी थी? न्यूटन की पार्टिकल थ्योरी। उस पार्टिकल थ्योरी ने क्या क्या चीज़ें बताई? पार्टिकल थ्योरी ने ये चीज़ बताई कि इसमें ये भी आता है कि उसने जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है वो भी वो बता पाया था, ठीक है। पर जो चीज़ें हैं वो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये चीज़ वो वहाँ पे नहीं बता पाया। नेक्स्ट जो थ्योरी है वो है हाइजीन थ्योरी ऑफ लाइट। नेक्स्ट थ्योरी जो है वो क्या है? हाइजीन थ्योरी ऑफ लाइट। क्या था? अकॉर्डिंग टू this light consists of luminous ether which are in form of wave, they travel in straight line which with wave nature. This theory fail to explain TIR, total internal reflection, deviation, dispersion जिसे अपन स्प्लिटिंग ऑफ लाइट बोलते हैं, dispersion, but explain interference of light, polarization, diffraction
reflection and refraction, reflection and refraction according to this theory, light different color of light is due to different wavelength of ether particles। क्या चीज बताई उसने कि डिफरेंट कलर जो होता है लाइट का वो किस कारण होता है, अलग अलग जो साइज होते हैं उसकी वजह से। अब देखो थर्ड जो लाइट की थ्योरी आ रही है वो आ रही है डी ब्रॉगलीज ड्यूअल नेचर। मैंने क्या चीज बताई, इसने कहा कि पार्टिकल थ्योरी है, इसने कहा वेव थ्योरी है। इसने कहा कि देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ना, जो लाइट निकल रही है उसकी एनर्जी लिख रहे हो Sc/λ, और दो डिफरेंट फॉर्म में आप लाइट की एनर्जी को कैसे इक्वेट कर सकते हो। तो उसने ये चीज बोली कि ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब लाइट का जो बिहेवियर है वो कैसा रहे, वो एक ही लाइट का ड्यूअल नेचर बिहेवियर रहे और वो एक ही चीज के कंसिस्ट हो। इसका मतलब लाइट जो होती है वो पार्टिकल की फॉर्म में भी होती है और वेव के भी फॉर्म में होती है ना। तो उसने कहा ही प्रूव्स दैट लाइट कैन नॉट एग्जिस्ट इन सिंगल nature and we cannot explain all the phenomenon of light by single behavior। And then he relate energy of particle and wave by explaining photoelectric effect by mc² is equal to Sc/λ। ये क्या है, पार्टिकल एनर्जी, और ये क्या है, वेव एनर्जी। ठीक है, एंड लैम्डा क्या है यहाँ पे, पॉसिबल वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे लैम्डा जो है वो क्या है, पॉसिबल वेवलेंथ है किसकी, लाइट की। तो देखो बच्चों ये चीज अपन ने देखी यहाँ पे कि लाइट की शुरुआत में जो थ्योरी आई थी वो कितनी, 3 थ्योरी आई थी। यानी कुल मिला के ऐसे समझ लो कि अब अपन लाइट की जो डिफरेंट उसमें देखने वाले हैं वो क्या है, अपन देखेंगे कि पहली थ्योरी है पार्टिकल थ्योरी। पार्टिकल थ्योरी से अब अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर कौन सा, रे ऑप्टिक्स वाला। फिर उसके बाद जब अपन वेव नेचर देखेंगे तो कौन सा चैप्टर आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स वाला। और इसी के साथ जब अपन ड्यूअल नेचर देखेंगे तो अपने कौन सा चैप्टर आ जाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये समझ लो कि ऑप्टिक्स 2 से मिलके बना हुआ है। तीसरी थ्योरी के अंदर तो अपन ने दोनों को रिलेट किया है, तो ऑप्टिक्स जो होता है वो 2 से मिलके बना हुआ है, किससे, रे ऑप्टिक्स से और वेव ऑप्टिक्स से। ठीक है, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ऑप्टिक्स के 2 पार्ट, कौन सा, रे ऑप्टिक्स, और यहाँ पे दूसरा वेव ऑप्टिक्स।
ये कौन सा पार्टिकल नेचर और ये कौन सा वेव नेचर, ठीक है ना। तो एक तो पार्टिकल नेचर है और एक कौन सा हो गया, वेव नेचर हो चुका है। ठीक, अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना जो चैप्टर है रे ऑप्टिक्स वाला। मैं जो भी चीजें आप लोगों को इसके अंदर बताऊंगा बच्चों, आप लोग इसके अंदर हर एक चीज को बिल्कुल बेसिक से क्लियर रखना, क्योंकि मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताऊंगा जिसके अंदर क्या होता है, हर बच्चे को ये चीजें पता नहीं होती है। या आप ये देखना, वो बड़े से बड़े क्वेश्चन की तरफ जाएगा पर उसको ये नहीं पता होता कि वो रियल ऑब्जेक्ट है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, या रियल इमेज है या फिर वर्चुअल इमेज है, या उसको ये नहीं पता होता कि मुझे कैसे लाइट की डायरेक्शन लेनी है या किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब अपन देख रहे हैं अपना जो चैप्टर आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा, रे ऑप्टिक्स वाला। और सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों को कराने वाला हूँ। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा चलेगा, कल से आप लोगों की जो क्लास है वो मेरी सेंटर पे रहेगी। आज से मैं वहाँ पे सेंटर पे अवेलेबल रहूँगा, जिसको भी कोई डाउट है वो पूछ सकता है। ठीक है, तो आज अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है, रे ऑप्टिक्स। क्या स्टार्ट कर रहे हैं, रे ऑप्टिक्स। ठीक, तो रे ऑप्टिक्स के अंदर अब देखो छोटी छोटी चीजों की अगर अपन चर्चा करें, कौन सी छोटी छोटी चीजों की अपन चर्चा करने वाले हैं, अपन चर्चा करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट अगर अपन बात करें तो लाइट की, अगर अपने से कोई कहे कि डेफिनेशन बताओ, तो लाइट क्या हो चुका है, लाइट एक ऐसी चीज होती है जो हमारे को दूसरी चीजों को विजिबल करती है। मतलब अगर हम किसी दूसरी चीज को देख पा रहे हैं तो वो किस वजह से देख पा रहे हैं, लाइट की वजह से। अच्छा, ऐसे कुछ क्वेश्चन भी होते हैं बच्चों की, जैसे कभी कभी क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप लोगों को पिंक कलर क्यों दिखता है, आप लोगों को पिंक कलर क्यों दिखता है, या रेड कलर क्यों दिखता है, या आपको ब्लू कलर क्यों दिखता है, इतने अलग अलग कलर कैसे दिख पाते हैं। आप तो केवल कह रहे हो कि लाइट जो होती है उसके पास तो क्या होती है, व्हाइट लाइट, यानी 7 कलर्स की फॉर्म में होता है, तो फिर ये सारी चीज कैसे दिख पाती है। तो एक चीज ध्यान में रखना, हम वही देखते हैं, एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है जो मैं आगे जाके भी इन वर्डिंग का यूज करूंगा, हम हमेशा वही चीज देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड या फिर रिफ्रैक्टेड लाइट हमें दिखाती है। हम हमेशा वही चीज देखते हैं। ये पॉइंट आप लोग कुछ जो मैं बोलूंगा वो हेडर्स पे अपने आप लिख लें, ताकि आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी इसके अंदर। हम हमेशा वही चीज देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट हमें दिखाती है। जैसे कुछ फिनोमिना आप लोगों ने देखे भी होंगे, सिक्के का ऊपर उठा हुआ दिखना ग्लास के अंदर, पर वही चीज जब आप है ना किसी तालाब वगैरह के अंदर देखोगे तो वहां पे ऐसी चीज नहीं होती है ना। ऐसे ही आप लोगों ने बहुत सारे फिनोमिना ऐसे देखे होंगे कि कभी कभी कोई ऑब्जेक्ट है वो व्हाइट दिखने लग जाता है, जबकि वो तो किसी और कलर का था, शाइनी दिखने लग जाता है। क्यों? क्योंकि लाइट के इंसिडेंट होने पे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी जो चीजें होती है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि हमें ब्लू कलर दिख पा रहा है जबकि वहां पे तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो फिर कैसे हो रहा है, या येलो कलर दिख पाता है तो वो कैसे हो पा रहा है। तो ये चीज हमेशा देखना, ये ध्यान में रखना। जैसे मान लो मेरे पे व्हाइट लाइट गिरी, अब मैंने अभी व्हाइट शर्ट पहनी हुई है ना, तो आप व्हाइट शर्ट देख पा रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया, सारे के सारे जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ रहे हैं। क्या हो रहे हैं, सारे के सारे जो कलर है वो रिफ्लेक्ट होके आपकी तरफ आ रहे हैं, इसलिए आपको व्हाइट कलर दिख पा रहा है। मतलब क्या समझे कि हम वही कलर देखते हैं जो रिफ्लेक्ट होके हमारे पास आता है। जैसे मान लो अगर मैं आपको रेड शर्ट पे नजर आता हूं, इसका मतलब सारे कलर एब्जॉर्ब हो गए, ओनली कौन सा वेवलेंथ वाला रिफ्लेक्ट हुआ, रेड वाला। तो जैसे मेरे पे लाइट गिरी, ये ध्यान में रखना, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हमारी आंखों पे लाइट गिरना जरूरी नहीं है। किस पे जरूरी है, ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, ये इसका एक सीधा सा एग्जांपल है। मान लो अगर अंधेरे में आपकी आंखों की तरफ अगर कोई टॉर्च जला दे तो क्या आप देख पाओगे, क्या नहीं देख पाओगे। क्यों नहीं देख पाओगे, क्योंकि अगर सारी लाइट आपके आंखों की तरफ गिरेगी, मान लो तो आंखों की तरफ गिरेगी तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट पे तो नहीं गिरी, तो हमें तो वही चीज दिखती जो रिफ्लेक्टेड और
रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखाती, इंसिडेंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो इंसिडेंट रे तो जो होगी वो तो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी। अब वो ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगी, उससे टकरा के या रिफ्लेक्ट होके जब हमारी आंखों पे गिरेगी तो वो कलर दिखेगा। तो ऐसे ही समझ लो कि मान लो जैसे ये रेड कलर है, दिख रहा है, अब ये रेड कलर है, तो यहाँ से मैं इस पे लाइट गिराऊंगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं कि मेरी आंखों पे लाइट आ रही है नहीं आ रही, इस पे लाइट आनी चाहिए। तो यहाँ से लाइट गिरी, अब इसने सारे कलर तो क्या कर लिए, एब्जॉर्ब कर लिए। सारे कलर एब्जॉर्ब करने के बाद कौन सा कलर उसने रिफ्लेक्ट किया, रेड कलर। तो मैंने कौन सा देखा, रेड कलर। तो ब्लैक कलर क्यों दिखेगा फिर, कि ब्लैक कलर का मतलब ये हो गया सारी की सारी जो लाइट है वो उसने एब्जॉर्ब कर ली, इसलिए ब्लैक कलर दिखता है। ठीक है, तो हम हमेशा वही चीजें देखते हैं जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड रे हमें दिखाने की कोशिश करती है ना। सबसे पहले तो वो चीज क्या, कि लाइट, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल एनर्जेटिक पार्टिकल which travel with speed of 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला है, दूसरा पॉइंट मैंने बोला है ये, we can see the only part of we can see only reflected and refracted ray are driven। हम केवल वही चीज देख पाते हैं जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे हमें दिखाने की कोशिश करती। ठीक है, अब इसके बाद अगर अपन बात करें तो अगली प्रॉपर्टी क्या होती है, तो अगली प्रॉपर्टी होती है लाइट ट्रेवल विथ सेम स्पीड इन होमोजीनियस medium and its speed changes when medium changes। क्या है कि लाइट जो होती है वो किस में ट्रेवल करती है, एक ही स्पीड से ट्रेवल करती है, किस में, होमोजीनियस मीडियम में। जैसे मान लो अगर एयर में है तो सब तरफ जहाँ पे भी एयर में होगी तो वहाँ पे जो उसकी स्पीड होगी वो क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। पर जैसे ही मान लो एयर से वाटर में चली गई तो लाइट की स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अगर अपन बात करें ये चीज़ ध्यान में रखना, व्हेन लाइट चेंजेस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, व्हेन लाइट चेंजेस इट्स मीडियम, अगर लाइट ने मीडियम को चेंज किया, देन वेलोसिटी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट, लाइट की जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, बट द फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। याद करो मैंने आप लोगों को ये वेव के अंदर भी बताया था, किसमें, स्ट्रिंग वेव के अंदर। मैंने आपको बताया था कि एक हल्की और एक भारी स्ट्रिंग को अगर अपन बांध देते हैं और अगर मैं एक में वेव प्रोड्यूस कर रहा हूं तो दूसरे में वेव पहुंच जाती है, तो उनके एम्पलीट्यूड चेंज होते हैं, उनकी स्पीड चेंज हो रही होती है। पर क्या रहता है, जब मैं इक्वेशन लिखूंगा एक के अंदर AI sin ओमेगा t माइनस kx प्लस y, तो दूसरे में जो ट्रांसमिटेड होगा वो AT sin ओमेगा t प्लस k2x जो भी उसके अंदर आ रहा होगा, पर वहां पे ओमेगा जो है वो दोनों के अंदर क्या रहता था, सेम रहता था। क्यों, क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन है वो क्या रहती है, सेम। अच्छा अगर अपन बात करें इसी के साथ, किसके साथ, फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी किससे दी जाती है, F इज इक्वल टू वी अपॉन लैम्डा। तो अगर मैं बात करूं
विजिबल वेवलेंथ तो क्या होता है 3800 एंगस्ट्रॉम टू कितना 7800 एंगस्ट्रॉम, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि ये विजिबल स्पेक्ट्रम है, तो मेरे से पूछा जाए एफ मैक्सिमम कब आएगा, क्या आएगा एफ मैक्सिमम। तो एफ मैक्सिमम कब आ रहा होगा, जब वेवलेंथ कितनी होगी मिनिमम, यानी कितना 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 3800 एंगस्ट्रॉम, ये अपनी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। और अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी की बात करूंगा तो क्या ले लो वेवलेंथ मैक्सिमम, यानी 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 7800 एंगस्ट्रॉम। तो ये हमारी मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो चुकी है और वो हमारी क्या हो चुकी है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यानी अपन ऐसे कह सकते हैं वायलेट लाइट के लिए, किसके लिए, वायलेट लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है मैक्सिमम होती है, और रेड लाइट के लिए जो फ्रीक्वेंसी होती है वो मिनिमम होती है। ये क्यों बोल रहा हूं मैं बच्चों, वो इस वजह से क्योंकि वेबग्योर आप लोगों ने सुना होगा, है ना। वेबग्योर के अंदर आप लोग जानते ही हो ये क्या होता है। अगर अपन इसमें बात करें तो ये क्या होता है वायलेट, ये इंडिगो, ये ब्लू, फिर यहाँ ग्रीन, फिर येलो, ये ऑरेंज, और ये क्या हो गया रेड। पर एक चीज ध्यान में रखना, येलो लाइट इज कंसीडर्ड एज मीन लाइट, मतलब इसकी वेवलेंथ बिल्कुल बीचों बीच होती है, इसलिए अपन इसको क्या कंसीडर करते हैं मीन वेवलेंथ वाली लाइट है। इसलिए येलो कलर जो होता है हमें दूर से स्पॉट होके दिख जाता है, मतलब कहीं पे भी आप कुछ भी कर दो, अगर किसी ने येलो पहना होगा तो दूर से दिख जाता है। यही रीजन होता है कि टैक्सी वगैरह इनके जो कलर होते हैं वो क्या ऊपर से क्या बनाए जाते थे येलो, कारण उसके पीछे, या नेम प्लेट जो होती है ना, जो भी टैक्सी वगैरह की होती है या जो भी ट्रैवलिंग वाले जो भी व्हीकल्स होते हैं उनकी जो आपने देखा होगा वेवलेंथ जो होती है वो वेवलेंथ कैसी होती है, वो वेवलेंथ होती है येलो कलर की। इस वजह से क्या होते हैं वो दूर से स्पॉट हो जाते हैं। ठीक है, अब अपन कुछ डेफिनेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहली डेफिनेशन की बात करूंगा मैं, ठीक है। तो सबसे पहली डेफिनेशन आ रही है हमारे पास रे, क्या रे। तो रे की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो रे की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप रे की डेफिनेशन क्या बोलोगे, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन पाथ विच इज कॉल्ड एज रे। लाइट जिस ये समझ लो स्ट्रेट लाइन पाथ के अंदर ट्रेवल करती है, वो स्ट्रेट लाइन पाथ को ये अपन क्या बोलते हैं, रे बोलते हैं। तो फिर बीम किसे बोला जाएगा सर, तो बीम क्या होता है, बीम बच्चों कुछ नहीं है, बेसिकली बंडल ऑफ एनर्जेटिक पार्टिकल या बंडल ऑफ रेज is called as beam। यानी जब बीम का मतलब क्या हो चुका है, जब बहुत सारी रेज का आपने बंडल बना दिया है तो वो क्या बन जाएगी, बीम। ठीक है, अब इस बीम में भी दो चीजें होती है, एक होती है डाइवर्जिंग बीम क्या होती है बच्चों, डाइवर्जिंग बीम का मतलब ऐसे हो गया जिसका नेचर जो होता है ना वो फैलने का हो, जिसका नेचर जो होगा वो क्या हो गया, फैलने का नेचर होगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट with increasing diameter, क्या हो गया,
जब भी कोई लाइट अगर किसी ऑब्जेक्ट से इमिट होती है, इमर्ज होती है इस ढंग से कि उसका डायमीटर इंक्रीज हो रहा हो, जैसे मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहां से लाइट ऐसे निकल रही है ऐसे, तो ये ऐसे जा रही है, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले डायमीटर ये था, फिर उसके बाद डायमीटर ये हो गया, फिर उसके बाद डायमीटर ये हो गया, यानी कंटिन्यूसली जो डायमीटर है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, यानी वो वाला जो होगा वो तो इसे क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। अब इसी के रेस्पेक्ट में बोलो कि कन्वर्जिंग बीम क्या होगी, कन्वर्जिंग बीम। अब देखो कन्वर्जिंग बीम के अंदर तो सीधी सी बात है कि अगर लाइट यहां से तो इमर्ज होगी, यहां मैंने फ्रॉम ए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यानी आप ये समझ लो कि यहां से तो क्या लिख रहे हैं, इमर्ज। अब अगर यहां पे मैं लिखूंगा तो क्या होगा, व्हेन लाइट इंसिडेंट ऑन ए ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट से लाइट निकल रही थी और ये ऑब्जेक्ट पे लाइट गिर रही है विद डिक्रीजिंग डायमीटर। मतलब कैसे, मान लो कि हमारा ये ऑब्जेक्ट है, यहां पे ऐसे लाइट आ रही है, ये अब एरो यूं बन जाएगा, यहां पे क्या हुआ, पहले डायमीटर ऐसा था, फिर उसके बाद ऐसा हो गया, फिर उसके बाद ऐसा हो गया, कंटिन्यूसली डायमीटर क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है। तो कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम के बारे में चीजें क्लियर है। डाइवर्जिंग बीम तो क्या होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट निकल रही है और वहां पे जो डायमीटर है वो अगर इंक्रीजिंग है तो वो क्या कहलाता है, डाइवर्जिंग बीम। और कन्वर्जिंग बीम के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो कन्वर्जिंग बीम क्या होती है, जब भी किसी ऑब्जेक्ट से अगर लाइट इंसिडेंट हो रही है, मतलब उस पर लाइट गिरनी चाहिए, ठीक है, तो वहां पे अपन उससे क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बीम। ठीक, चलो 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं बच्चों, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास है रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट, रियल ऑब्जेक्ट की अगर अपन डेफिनेशन की बात करें बच्चों कि किसको रियल ऑब्जेक्ट बोला जाता है, आधे बच्चों को ये चीजें क्लियर नहीं होती है कि रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में सर होता क्या है, रियल ऑब्जेक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ये चीज उनको क्लियर नहीं होती है। तो रियल ऑब्जेक्ट के लिए अगर अपन बात करें, ऐसे ध्यान में रखना, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट है अगर मिरर या लेंस के सामने रखा हुआ है, क्या हो रहा है, जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट अगर मिरर या लेंस के सामने रखा हुआ है, यानी रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने रखा हुआ है, कहां पे, अगर मिरर की बात करें तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने रखा हुआ है ना, और अगर लेंस के बारे में अगर अपन चर्चा करें तो भी उसके सामने रखा हुआ है, तो वो वाला ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, रियल ऑब्जेक्ट। या आप ऐसे कह सकते हो वो ऑब्जेक्ट जिसकी वजह से इंसिडेंट, जहां से इंसिडेंट रे क्या होती है, चलना स्टार्ट करती है, क्या बोल सकते हैं अपन, एक ऐसा पॉइंट जहां से इंसिडेंट रे चलना स्टार्ट होती है या इमर्ज होती है और किसी पॉइंट पे मीट कर रही होती है, ठीक है। तो रियल ऑब्जेक्ट की अगर जैसे मैं आपसे एक सीधी सी बात कहूं, जैसे मान लो प्लेन मिरर है भैया, क्या है प्लेन मिरर, तो अपने को पता है कि रिफ्लेक्टिंग पार्ट ये हुआ, ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो अगर ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है तो ऑब्जेक्ट कहां होना चाहिए, इसके सामने। मिरर के लिए अगर अपन बात करें तो अगर ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के बाद है, तो आप ये कह सकते हो ये क्या हो चुका है, रियल ऑब्जेक्ट। रियल ऑब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, अब इससे एक्चुअल में रे चलेगी, इससे क्या होगी, एक्चुअल में रे चलेगी, है ना। अगर मैं ऐसे कहूं कि मान लो कि ये हमारा कौन सा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर के अगर सामने ये ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया तो क्या ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट, तो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसके इन फ्रंट रखा हुआ है, इसका मतलब आप क्या कह सकते हो, हम ये कह सकते हैं ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट। ये क्या है, रियल ऑब्जेक्ट, यानी जो भी रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने रखा हुआ होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। तो रियल ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या कहेंगे, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of mirror or lens
when object is placed in front of mirror or lens or light emerges from object actually and light emerges from object actually meet at a point is called as रियल ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ गई? यानी मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि कांच के सामने मैं खड़ा हूं तो मैं क्या हूं? रियल ऑब्जेक्ट। कांच के सामने मैं खड़ा हूं तो क्या हूं? रियल ऑब्जेक्ट हूं। ठीक है भैया। तो अब बात करते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट के लिए अगर आप चर्चा करोगे तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या बोलोगे कि अब आपको कुछ नहीं होना है, मिरर के पीछे खड़ा रहना है। कहां पे? रिफ्लेक्टिंग पार्ट के पीछे। तो अपन ऐसे कह सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिहाइंड द मिरर और लेंस। क्या है? जब ऑब्जेक्ट जो है वो लेंस और मिरर के पीछे की तरफ रखा हुआ हो, या फिर लाइट इंसिडेंट ऑन ऑब्जेक्ट, does not meet actually but supposed to meet that object is called as virtual object। अब आप कहोगे कि सर ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ फर्स्ट वाले डायग्राम को देखो भाई। फर्स्ट वाले डायग्राम की अगर अपन चर्चा करें तो क्या कहोगे? मान लो इसके पांव देखने, तो पांव से रे चलेगी। हमेशा ये ध्यान में रखना, हमें जो चीज देखनी होती है वहां से ही रे चलती है। जैसे मान लो इसको खुद की आंखें देखनी तो आंखों से रे चलेगी और टकरा के कहां पे आनी है? आंखों पे। तो इसका देखने वाला पार्ट क्या है? आंखें। तो कहीं से भी रे चलाओ। जैसे मान लो इसको हाथ देखने, तो हाथ से रे चलेगी, कहां पे टकरानी चाहिए? आंखों पे। ऐसे पांव से रे चली, कहां से टकरानी चाहिए? मिरर से, और फिर कहां इंसिडेंट होनी चाहिए? आंखों पे। तो एक्चुअल में इसके पांव से रे चली ना, एक्चुअल में इसके पांव से रे चली। इसका मतलब ये पांव जो है या पूरा जो इंसान है वो क्या है? रियल ऑब्जेक्ट है। पर अगर मैं यहाँ पे बात करूं बच्चों कि ऐसा कुछ सिनेरियो होता, ऐसा कुछ सिनेरियो का मतलब कि यहाँ पे मैं किधर की तरफ होता? इधर की तरफ, ऐसे। तो अब मैं अगर कहूं कि मुझे मेरे पांव देखने हैं, फिर आप कहोगे कि सर ये तो बेवकूफी है। अरे बेवकूफी नहीं है। देखो यहां से अगर मैं इंसिडेंट रे चलाऊंगा तो ये इसके पांव की तरफ जा रही, नहीं जा रही है? ऐसे चला लो यूं, है ना। आपको ऐसे कुछ इस तरीके से बनाना है ये। तो इधर वाला पार्ट तो अपना डार्क रहेगा क्योंकि ये तो रियल वाला पार्ट है। ये हो गया टकरा के इधर की तरफ आ गया, है ना। तो एक्चुअल में इंसिडेंट रे जो होती है वो मीट नहीं कर रही है, पर मीट करती हुई नजर आ रही है। मतलब जब अपन ने आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ा के हमने एक चीज देखा कि अरे ये तो इसके पांव पे गिरती हुई नजर आ रही है। यानी ये वाला जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कहलाया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या कहलाया? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। इसका मतलब आप ऐसे समझो, अगर दो मिरर रखे हुए हैं, एक आगे और एक पीछे, तो मेरे आगे वाले ने जो इमेज बनाई, मतलब मेरे जो फ्रंट वाले मिरर ने जो इमेज बनाई, वो इमेज तो कैसी हो गई? वर्चुअल, है ना। वो मैं आपको रीजन बताऊंगा। पर उसके अंदर जो वर्चुअल आदमी है, मतलब वो तो मिरर के पीछे है ना। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा ऐसे हो सकता है बच्चों। जैसे मान लो मैं आपको कहूं कि ये मिरर है, मिरर के सामने ये आदमी खड़ा है, ठीक। इसकी इमेज यहाँ बनेगी। ये तो आप लोग जानते हो, प्लेन मिरर के अंदर जितनी डिस्टेंस पे होगा उतनी डिस्टेंस पे यहाँ बनेगी। तो अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ भी मैंने ये लगा दिया, एक मिरर लगा दिया। अब मुझे एक चीज बताओ, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ पे बनी वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि
पीछे की तरफ बन रही है, इसका कारण अभी इमेज के बारे में अपन देखेंगे। अब क्या ये ऑब्जेक्ट जो है इसके मतलब इस मिरर के लिए ये वाली इमेज किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का करेगी, क्योंकि ये तो मिरर के पीछे रखा हुआ है। तो आप ऐसे कह सकते हो ये कौन सा ऑब्जेक्ट हुआ? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। किसके लिए? इसके लिए। ये किसका काम कर रहा है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बात समझ में आई या नहीं आई? इसका मतलब जब भी हमारा काम प्लेन मिरर के या मिरर के पीछे आ रहा होगा तो वो वाला काम हो जाएगा वर्चुअल का। फ्रंट पे रहोगे तो किस पे आ जाओगे आप? रियल पे। ठीक है, अब बात करते हैं सर हम रियल इमेज की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? रियल इमेज की। तो रियल इमेज के बारे में अगर अपन देखें तो क्या होगा? तो रियल इमेज के अंदर आप ऐसे कह सकते हो कि व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और आप ऐसे कह सकते हो कि रिफ्लेक्टेड रे जो होती है वो एक्चुअल में किसी पॉइंट पे मीट कर रही होती है ना। जैसे मैं आपसे कहूं व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर is in front of mirror or the reflected ray from mirror meet actually at a point that is called रियल इमेज। क्या होता है? उसे क्या बोला जाता है? रियल इमेज बोला जाता है। या आप ऐसे कह सकते हो द इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे जो इमेज फॉर्म हो रही होगी उसे अपन क्या बोलते हैं? रियल इमेज बोलते हैं। ठीक है भैया। तो वर्चुअल इमेज किसे बोला जाएगा? तो वर्चुअल इमेज के लिए अगर आप कहोगे तो अब बिहाइंड द मिरर होना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हो व्हेन इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर इज बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे की तरफ उसकी इमेज बन रही हो, और आप ऐसे कह सकते हो और रिफ्लेक्टेड रे डज नॉट मीट at a point actually supposed to meet, है ना। और आप ऐसे कह सकते हो the image which cannot form ऑन स्क्रीन पे जिसे नहीं बनाया जा सकता। मतलब अपने जो सिनेमा हॉल्स वगैरह होते हैं उसमें जितनी भी इमेजेस बन रही होती है वो कैसी होती है? रियल इमेजेस, है ना। और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बन रही होती है वो कैसी होती है? वर्चुअल इमेज। तो इसका मतलब कैसा हुआ? किस तरीके से सर हम इसको समझाएंगे? हम ऐसे समझाएंगे बच्चों, जैसे मान लो यहाँ से रे चली, है ना, और ये टकरा के किसी एक पॉइंट पे आ रही है। टकरा के क्या हो रही है? एक पॉइंट पे आई। तो ये मिरर के सामने वाला हो गया। तो इसकी जो ये इमेज बनी इसे क्या बोलेंगे? रियल इमेज। मतलब मिरर के सामने की तरफ वाले पार्ट पे। पर अगर मैं आपसे कहूं ऐसा हुआ कि मान लो कि ये आई, टकराई, फिर ये इधर की तरफ चली गई, है ना, पर इधर की तरफ तो मीट नहीं कर रही थी, पर मैंने इसको पीछे की तरफ बढ़ाया तो यहाँ कहीं मीट कर रही थी। तो ये हमारी क्या हो चुकी है? वर्चुअल इमेज। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में बस फर्क इतना सा है कि जब आप देखो यहाँ पे भी ये रिफ्लेक्टेड रे थी, ये ध्यान में रखना, हम हमेशा रिफ्लेक्टेड को ही बढ़ाएंगे। रिफ्लेक्टेड रे तो एक्चुअल में एक पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ इधर मीट नहीं कर रही थी पर पीछे बढ़ाया तो यहाँ पे सपोज टू मीट होती हुई नजर आई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे है जहाँ पे कहीं पे मीट कर रही होगी एक्चुअली वो तो रियल इमेज हो जाएगा, और कहीं पे पीछे की तरफ मीट करती हुई नजर आ रही होगी तो क्या हो जाएगा? वर्चुअल इमेज। ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज का लेक्चर मैंने छोटा इस वजह से रखा हुआ है, कल वाले लेक्चर से अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल फ्रेश रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और उसके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मैं प्रूव करके बताऊंगा कि किस तरीके से
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एग्जिस्ट करता है और इसके अंदर अपन अलग अलग चीजें देखेंगे, अलग अलग डेफिनेशंस भी देखेंगे। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलेंगे अब।